हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। चलिए आज हम लोग जानेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और साथ में ही कैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, कैसे किसी का एटॉमिक नंबर, मास नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स ये सब पता करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक एटम पहले होता क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम। वैसे उसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तब वो प्रॉपर्टी यूज कर देता है। तो अब देखिए, एटम जो होता है ना, वो भी कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो मेनली हम लोगों को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी जानना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यानी कह सकते हैं इस 3 से मिलकर एटम बना है। तो एटम नॉर्मली होता क्या है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पर काफी इकट्ठा रहता है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब इकट्ठा रहता है और इसी के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके आसपास मूव करते रहता है। वैसे उसके पहले ये जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नाम से लग रहा है न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह रहे उसे न्यूक्लियस करते हैं और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव करे उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट या फिर शेल या फिर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो अब ये ध्यान में रखना कि ये तो मुझे ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो अगर आपने कुछ एटम का अगर कुछ ऐसा फिगर अगर देखा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये कोई एटम के आसपास सच में कोई ऐसा लाइनिंग होता नहीं है। वो एक पाथ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे मूव करता है, वो किस पाथ पे रिवॉल्व करता है। तो अगर पता चल गया हो एटम के बारे में, तो ये था न्यूक्लियस, इसे ऑर्बिट या शेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शेल में मूव करते रहता है। अब अगर ये चीज अगर समझ में आ गया तो इसमें 2 और इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो ये पहले समझते हैं ये 2 टर्म होता क्या है। तो अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, अगर हम लोग, तो एटॉमिक नंबर जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में वो प्रेजेंट रहेगा प्रोटॉन। तो टोटल जितना प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में वही उसका एटॉमिक नंबर रहा। तो चलिए पहले डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो चूंकि ये जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है तो लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू पी। अगर ये पी को नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर हम लोग पी एज्यूम करें तो लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी। वैसे अगर कोई आप न्यूट्रल एटम लेते हैं, यानी नॉर्मल सा एटम, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर सेम होता है। तो आपको ये समझना है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा तो अगर हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के भी इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, डेफिनेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लिखा गया था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा गया? क्यों? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली होता है तो फिर प्रोटॉन के ही नंबर को क्यों बोला गया एटॉमिक नंबर? इलेक्ट्रॉन के नंबर को भी हम लोग बोल सकते थे। तो ये चीज याद रखना है कि जब कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उस समय क्या करता है एटम, कई बार इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देता है या तो एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर में वेरिएशन पॉसिबल है। लेकिन प्रोटॉन किसी भी रिएक्शन के टाइम में प्रोटॉन जो होता है वो ना तो डोनेट होता है ना तो एक्सेप्ट होता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता प्रोटॉन का नंबर। इसीलिए किसी एटम का अगर एटॉमिक नंबर का बात करें तो वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन को एज्यूम किया गया है। लेकिन नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन का भी नंबर वही होता है। उसके बाद सेकेंड टर्म था मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर क्या होता है? किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स रहे और जितना न्यूट्रॉन्स रहे, दोनों के नंबर को अगर सम करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो वो जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड मास नंबर। जैसे अगर किसी एटम में सपोज कीजिए 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 5 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 6,
तो टोटल उसमें कितना हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 11, 5 + 6 11, तो वो हो जाएगा उसका मास नंबर। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं मास नंबर इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो एडिशन होता है, उसे ऐड जो करते हैं तो जो नंबर आता है वही होता है मास नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए। अब जैसे कि सोडियम का, उसको लिखते कैसे हैं, वैसे तो अगर चाहें तो लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे याद रखिएगा पी की जगह ई भी यूज कर सकते हैं, जो कि इक्वल ही होता है नंबर में, और चूंकि जितना प्रोटॉन होता था वही एटॉमिक नंबर भी होता था, तो चाहे तो यहाँ पर जेड भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये एन रहेगा ही। ऐसे रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी एलिमेंट का, तो अगर बात करें एग्जांपल लें अगर हम लोग सोडियम का, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23। तो क्या किया जाता है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल लिखा जाता है नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है, ये किसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे अब कैसे किसका, जैसे हम लोग को क्या होता है एटॉमिक नंबर, किसी का कैसे याद रहेगा क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या मास नंबर होता है, कितना इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, इसलिए उसको एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको अगर सिर्फ इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझा जाए, अगर इसमें पूछा जाए आपको एटॉमिक नंबर क्या है, वो नीचे ये तो पता चल गया कि ये जेड है एटॉमिक नंबर। चूंकि ये एटॉमिक नंबर है तो कहीं कहीं प्रोटॉन का भी नंबर यही होता होगा, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर यही होता होगा। लेकिन अगर मास नंबर पूछा जाए, मास नंबर तो ऊपर होता है, तो ये हो गया 23। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो आप इस पर ध्यान दीजिए, मास नंबर क्या होता था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता था वही होता था मास नंबर। तो अगर मास नंबर 23 है मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 23 है, उसमें से प्रोटॉन कितना है 11, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, माइनस करके हम लोग इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 12। यानी अगर आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता हो तो आप जस्ट सब्ट्रैक्ट करके ही आप चाहें तो न्यूट्रॉन का नंबर पता कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी के इक्वल होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अच्छा, उसके बाद अब आइए हम लोग जानते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ये सारा चीज़ का वैल्यू पता करना, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसका समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्चुअली क्या होता है, तो देखिए कोई जो शेल होता है तो वो शेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो सब जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग शो करते हैं तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281 तो इसका मतलब है ना कि जैसे ये न्यूक्लियस था तो इसके आसपास ये जो फर्स्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2, सेकेंड वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, थर्ड वाले सेल में 1। वैसे याद रखिएगा फर्स्ट सेल को हम लोग के सेल बोलते हैं, सेकेंड वाले को एल सेल, थर्ड वाले को एन, इसी तरीके से एन ओ ये सब आगे भी प्रोसीड होता है। तो ये ध्यान रखना, जनरली हम लोग को 5 सेल तक हाईएस्ट जाना होता है, उसके बाद का यूज नहीं है नॉर्मल। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, वो सब चलिए अब आइए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। लेकिन आप लोग उसके पहले एक चीज समझ लीजिए कि आप लोग को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेडियम, बोरॉन, सब इसी तरह फर्स्ट 20 तक का सीरीज है, आप लोगों को वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का नाम और सिंबल वो कंप्लीटली याद रख लेना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एकदम रट्टा मारना, ठीक है, वो बिल्कुल रख लेना है। तो यहाँ पर तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, तो अब चलिए इसको सिंबल से ही कुछ हेल्प से कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का सिंबल लिख रखा है। आप लोग नाम और सिंबल दोनों याद रखिएगा। तो अगर ये नाम और सिंबल अगर आपको पता चल गया
तो अब इसके हेल्प से हम लोग क्या क्या पता करने वाले हैं। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर यानी कि Z वो पता करेंगे, फिर हम लोग मास नंबर पता करेंगे यानी कि A, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी नंबर जानेंगे, और लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी उसका कह सकते हैं किस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो अगर बात करें एटॉमिक नंबर का तो ये तो काफ़ी इजी है, बिल्कुल सीरियल बाय में लिखते चले जाइए। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, इसी तरीके से ये पूरा सीरीज कंप्लीट आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सीरियल बाय 1 से 20 तक लिख दिए। ये इसका हो गया एटॉमिक नंबर। अब देखिए मास, अगर ये एटॉमिक नंबर, अगर आपको ये सीरियल बाय नाम पता है, एटॉमिक नंबर तो खुद पता चल जाएगा। अब अगर मास नंबर का बात करें तो थोड़ा सा इसमें मेहनत है, आपको ये ध्यान में रखना है 1 वाले का 4, 1, 4, 7 और 18, इस 4 का आपको याद करना पड़ेगा इसमें, और बाकी का याद करने का जरूरत नहीं है, वो उसके लिए कुछ ट्रिक है, वो भी देख लेते हैं। तो जैसे 1 वाले का याद रखना है 1 ही होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर, बेरिलियम का 9, फिर ये 7 भी एक्सेप्शन था, याद रखना है वो रूल को, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल, उस पर 1, 4, 7 और 18 उसको फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इस 4 का आपको अलग से याद रख लेना है। तो ये 4 जो था 1, 4, 7 और 18 एटॉमिक नंबर वाला, उसको याद रखिए। और बाकी के लिए इजी है कि अगर ये एटॉमिक नंबर इवन है, इवन तो जानते हैं वो जब 2 से डिविजिबल रहता था, तो जो इवन रहे तो उसका डबल कर दीजिए, और अगर ऑड रहे तो डबल से एक ज्यादा ले लेना है। तो जैसे कि अगर 2 है तो उसका डबल 4, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16, 10 का डबल 20, 12, 24, 14, 28, 16, 32, 20, 40। और फिर अगर ये ऐसा नहीं सोचिएगा ये सेम हो गया, सेम रहता भी है। अच्छा, अगर ये ऑड रहे तो डबल करके 1 प्लस कर देना है। जैसे 3 का हो गया, डबल करने पर 7, डबल करके फिर +1 करते हैं, तो 5 का 11, 9 का 19, 11 का 23। आप लोग ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल करके 1 प्लस कर देना है। तो 39 है, ठीक है, 19 वाले का 39 है, फिर डबल करके 1 प्लस किया गया। अब जब आपको इसमें नंबर, अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता चले तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें प्रोटॉन की नंबर की, तो प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो बिल्कुल जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन का भी नंबर होता है और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है। जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, उसको भी बस 1, 2 इस पर नहीं जाना, मास नंबर पे, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखना है। जो एटॉमिक नंबर है वही मास नंबर होगा। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये था एटॉमिक नंबर के हेल्प से हम लोगों ने प्रोटॉन का नंबर भी पता कर लिया। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है, जो एटॉमिक नंबर बोल लीजिए या फिर प्रोटॉन का नंबर, वो जो होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन अब अगर बात करें मास नंबर के हेल्प से, अब देखिए न्यूट्रॉन का नंबर का बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि अगर न्यूट्रॉन का नंबर याद होगा, सोडियम के लिए मैंने कहा था कि अगर एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, जैसे ये मास नंबर को और ये एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते थे, यानी A माइनस जेड, वही बताता है हम लोगों को कहीं ना कहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 23 माइनस 11 करें तो ये पता चल जाएगा 12 होगा न्यूट्रॉन। यानी कि देखिए ये रहा आपका मास नंबर, ये रहा एटॉमिक नंबर, इसमें बस माइनस करते जाइए। मास नंबर में एटॉमिक नंबर को हम लोग माइनस करते चले जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वही होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
तो a माइनस जेड, तो यहाँ a माइनस जेड करते हैं हम लोग। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 तो 4। इसी तरीके से आप लोग चाहे 9 माइनस 4 सब में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके आप लोग चाहें तो हर किसी का खुद से ये जब भी याद रखिएगा घर पे इसको एक बार ना आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लिया कीजिएगा, नहीं तो फिर ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। वरना यहाँ पर इजी में भी लगे और घर पे हो सकता है फिर बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा अगर कुछ दिन के बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। इसीलिए जैसे ये वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट बाद ये प्रैक्टिस कम से कम इस टेबल पे कर लिया कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे 11 में 5 माइनस कर दिए तो 6, 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 7 7, 16 माइनस 8 8, 10 10, 12 12, 14 14, 16 16, 18, 22, 20 20। जो भी था मैंने इसे माइनस करके लिख रखा है, ये ठीक है। आप कभी भी अगर खुद से बनाइए तो चेक कर सकते हैं। अब बात हुआ कि ये तो चलिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब का तो नंबर पता चल गया, लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो मेनली हम लोगों को 4 सेल में दिखाना होता है, KLMN। इस 4 सेल में डिस्ट्रीब्यूशन बताना होता है हम लोगों को। ये 20 में उतना का ही यूज है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिखने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, यानी इसमें रोल किसका है, इलेक्ट्रॉन के नंबर का, कि इलेक्ट्रॉन का क्या नंबर होगा इसका रोल है। तो बात है इलेक्ट्रॉन का, तो चलिए नंबर पता है हम लोगों को किसके एटम में कितना होगा, ये तो पता कर लिए। अब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा अगर ये जानना है तो इसके लिए ना चलिए एक छोटा सा एक स्टोरी की तरह इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा इजी होगा। इसलिए आप एक याद रखिएगा 2882। नहीं समझ लीजिए कि किसी होटल में 4 कमरा है। पहले कमरे का साइज थोड़ा छोटा है इसलिए उसमें मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है, 2%। सेकेंड और अगर रूम का बात करेंगे, ठीक है, सेकेंड रूम में जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 8% का है। थर्ड का भी मैक्सिमम कैपेसिटी 8% का है, और जबकि फोर्थ रूम का मैक्सिमम कैपेसिटी 2% का है। सम करके देखिए टोटल 20% के लिए सही ऑर्डर। तो अगर कोई भी आदमी जाएगा वो जैसा भी डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन ये ध्यान में रखना एक छोटा सा रूल है इसमें कि जब तक पहला रूम कंप्लीटली भर ना जाए तब तक कोई भी दूसरे रूम में नहीं जाएगा। जब दूसरा रूम कंप्लीटली फिल हो जाएगा तभी तीसरे रूम में वो जाएगा, और जब तीसरा पूरा फुल हो जाए तब जाकर आदमी चौथे रूम में एंटर कर सकता है। तो अब इस तरीके में कैसे किस पर्सन का क्या एडजस्टमेंट होगा, कितना आदमी जाएगा तो कैसे एडजस्ट करेगा, वो चलिए इसी के अकॉर्डिंग अब जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, आप इसी को नंबर ऑफ पर्सन की तरह समझ लीजिए कि एक पर्सन गया तो वो किस रूम में रहेगा, फर्स्ट रूम में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रूम का कैपेसिटी क्या है, 2। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब तक फर्स्ट रूम कंप्लीट नहीं होगा तब वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाएगा, तब तक दूसरे रूम में नहीं जा सकता कोई। तो एक पर्सन आएगा तो वो क्या होगा, इसमें रह जाएगा, बाकी रूम खाली। अच्छा अगर 2 आदमी गया, सपोज वही होटल में 2 आदमी गया, अब सेकेंड एलिमेंट पे देखते हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था 2। तो अगर सेकेंड एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो समझिए आप 2 पर्सन गया तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं कि एक इसमें जाएगा, जैसा रूल था कि पहले फर्स्ट वाला फील्ड होगा तभी जाकर वो दूसरे रूम में जा सकता है, और फर्स्ट का कैपेसिटी क्या था, 2 पर्सन, तो दोनों इसमें रह ही सकता है। अब बात करें अगर उसी तरीके से अगर अब थर्ड नंबर का, यानी कि अगर बात करें लोग लिथियम का, तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन का नंबर था 3। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 था, समझिए 3% गया होटल, तो क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था, 2% का, तो पहले रूम में तो 2 रह जाएगा। अब एक पर्सन और बचा हुआ है, वो क्या करेगा, नेक्स्ट रूम में चले जाएगा। तो वैसे ही इसी सीरीज के थ्रू आप चल सकते हैं। अगर 4 है 2 2, 4 है इलेक्ट्रॉन्स तो 2 और 2, 5 है तो 2 3, 6 है 2 4, अगर 7 पर्सन है तो पहले रूम में 2, दूसरे रूम में 5। याद रखिएगा जब तक सेकेंड रूम कंप्लीटली ना फिल हो जाए 8% से, तब तक कोई आदमी नेक्स्ट रूम में नहीं जा सकता। अगर 8 हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 पहले रूम में 2, ये भर जाएगा, फिर जो बाकी 6% रहा वो नेक्स्ट रूम में चले जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 9 तो क्या होगा, 2 7,
नंबर ऑफ पर्सन यदि 10 हो तो पहले रूम में कितना 2 है कैपेसिटी, 2 आदमी बैठ गया, रूम कम्प्लीटली फिल्ड। अब बचा 8 आदमी, वो तो कैपेसिटी था ही दूसरे रूम का, तो दूसरे रूम में भी 8 आदमी आ गया। लेकिन अब अगर 10 के बाद अगर 11 पर्सन चले जाए, ठीक है, अगर बात करें लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 जहाँ था उसकी बात, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये फर्स्ट रूम में 2 पर्सन रहा, अभी भी देखा जाए नंबर ऑफ पर्सन 9 जो है वो बचा हुआ है, तो वो 9 सेकेंड रूम में रह नहीं सकता, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था 8, तो 8 पर्सन फिर उसमें चले जाएगा, अभी भी 1 पर्सन बचा हुआ है वो इसमें रह जाएगा थर्ड वाले में। अब उसके बाद फिर 12 वगैरह से ईजी हो जाएगा, 2 8 2 2 8 3 फॉर 30, 14 वाले के लिए 2 8 4, 15 के लिए 2 8 5, 16 के लिए 2 8 6, 17 के लिए 2 8 7, 18 के लिए 2 8 8। देखिए अब ये क्या हुआ, तीसरा रूम भी अब फिल हो गया 18% में। अब अगर पर्सन नंबर ऑफ पर्सन अगर 19 हो जाए तो क्या होगा वैसे केस में, फर्स्ट रूम में 2 बचा कितना 17, उसमें से 8 फिर शिफ्ट हो गया सेकेंड रूम में, अभी भी 9 बचा हुआ है। थर्ड रूम में क्या होगा 8 ही शिफ्ट हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी थर्ड रूम का भी 8 ही है। और फोर्थ रूम में जो 1 बचा वो शिफ्ट हो गया। उसी तरीके से 20% रहे तो 2 8 8 2। तो इस तरीके से वो होटल के कमरे वाइज अगर चाहें तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 20 तक का इस तरीके से याद रख सकते हैं कि के सेल में कितना रहेगा, एल सेल में कितना, एम सेल में कितना, एन सेल में कितना। तो अगर ये चाहें तो आप लोग इजीली इसको घर पे बैठ कर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे बैठ के। तो चलिए इसको घर पे 1 से 20 तक का नाम याद रख लेना है, सिंबल याद रख लेना है, और उसके बाद इस टेबल को ठीक है आप लोग कम्प्लीटली खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। कॉपी करने से बेहतर है कि इसको आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है कहीं पर तो जैसा हो कमेंट बॉक्स में वो लिख दीजिए, कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। और बाकी उसके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।